हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने लाइव हूं और जैसा कि आप पीछे मुझे अपने बोर्ड पर देख रहे होंगे कि अभी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज है 18 फरवरी और आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम था, मैथमेटिक्स का। तो बच्चों बच्चे जो एग्जाम देकर के आए हैं, मैंने उनका फीडबैक लिया, बच्चे बहुत खुश थे। तो मेरी भी इच्छा हुई कि चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया जाए और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम फटाफट एक बार देख लेते हैं, क्या उसका आंसर बनता है। थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का था। बच्चे बहुत खुश थे, इसका मतलब मैं क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, सिलेबस से था। मैं इजी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इजी उसके लिए होता है जो बच्चे पढ़े होते हैं, उसके लिए हर चीज इजी होता है। यानी जो बच्चा मेहनती होता है, जो पढ़ा होता है, तो उनके लिए हर चीज इजी है। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको कितना भी इजी पेपर दिया जाए तो उसके लिए टफ ही माना जाता है। तो बिहार बोर्ड में खुशी की बात यह है कि जैसे मैंने अभी अवलोकन किया पूरे क्वेश्चंस का, तो मैंने देखा कि इसमें बिहार बोर्ड जो हमारे बोर्ड है उन्होंने क्वेश्चन अपने सिलेबस से ही पूछा है। तो बहुत खुशी की बात है कि सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही है, बाहर से कुछ भी नहीं है। तो बच्चे ने लगभग जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत किया था वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आया है 100%। तो वो कितनी खुशी की बात है कि हमारे बोर्ड ने बच्चों का ध्यान रखा और क्वेश्चन को सिलेबस से ही लिया। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन का सेट डी है जो हमारे पास अवेलेबल है, मैंने किसी बच्चा से इसको लिया है। तो सेट डी को हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि अगर आप लोगों के पास सेट डी हो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास सेट डी ना रहा हो तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को आगे पीछे करके आप आंसर मैच कर सकते हैं, है नहीं, ये क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास भी होगा, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन सेम रहता है बच्चों, बस उसकी क्रम संख्या में आगे पीछे रहता है अलग अलग सेट में, बाकी क्वेश्चन सेम होता है। आपके पास सेट हो सकता है ए हो, बी हो, सी हो, ई एफ जी, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन इसमें सेम होगा, क्वेश्चन वही होगा, लेकिन क्रम संख्या, जो क्वेश्चन इसमें 1 नंबर पे होगा वो कहीं 10 नंबर पे हो सकता है। तो यही बात है। तो सारे सेट का सॉल्व करना तो संभव नहीं है। तो आप क्वेश्चन से मिला सकते हैं, नंबर से नहीं। क्वेश्चन का नंबर आपका मैच नहीं करेगा। हमारे पास जो सेट डी है, हम उससे आज आपको बहुत सारे ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका हम देखते हैं और आप लोग चाहे तो आंसर मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना आपका उसमें सही हो रहा है। तो चलिए, आप देख रहे हैं ऊपर में ये लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, सेकेंडरी, यहां पर देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025, है नहीं। और एनुअल परीक्षा मैथमेटिक्स विषय है हमारा, और ये अनिवार्य विषय है, सबको लेना ही होता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कोई ऑप्शनल नहीं कि आपको लेना है, चॉइस नहीं है, आपको लेना है, पढ़ना पड़ेगा। अपने 10th में अगर आप चाहते हैं करना बिहार बोर्ड से तो 100 नंबर का मैथ आपको पढ़ना है नहीं। चलिए, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये सब कुछ कुछ निर्देश है जो बच्चों को पढ़ना था। तो ये बच्चा जिन्होंने दिया होगा उन्होंने पढ़ा होगा। मैं सीधा चलता हूं अपने क्वेश्चन पर, जहां से हम फटाफट जल्दी से क्वेश्चन को आपको कर पाएंगे और आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें नहीं है, पेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये देखिए, सॉरी, ये 3rd पेज है, 4th पेज पे। आइए, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है, पेज नंबर 4। ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, खंड ए लिखा हुआ है यहां पर। अभी हम खंड ए में है, तो आपको दिखेगा, देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको हम एमसीक्यूज कहते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का, यानी कहने का ये मतलब है कि बच्चे को 100 क्वेश्चन दिए गए थे, इनमें से आपको 50 ही सॉल्व करना है, आधा, यानी 50% क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 50 नहीं करना है, 100 में से 50 ही करना है। और अपने द्वारा चुने गए सही को विकल्प को ओएमआर सीट पर चिन्हित कर देना है। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। यानी मूल वास्तविक एवं समान का मतलब होता है डी का वैल्यू क्या होता है, 0। जब द्विघात समीकरण का डी हम निकालते हैं, जिसको विवेचक कहते हैं, विविधकर भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट इंग्लिश में कहते हैं, तो डी का वैल्यू निकालना है।
और वहां से बराबर में 0 कर देंगे और जो k का वैल्यू आएगा वही हमको बताना है। तो जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac इक्वल टू 0। जब मूल वास्तविक और समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो यहां पर हम देख रहे हैं b का मान क्या है -6, b का मान क्या है -6 का स्क्वायर -4 और a का मान कितना है k और c का मान क्या होगा 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए दिख रहा होगा आपको। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 36 और यहां करेंगे तो -4 और k बराबर हो गया 0। जब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये -4k इक्वल टू हो जाएगा -36, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, 4 से कट जाएगा 36, 9, यानी k का वैल्यू हमारा 9, यानी हम ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सी सही आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया सी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। एक बार चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन 2 है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में कौन px का गुणनखंड होगा। तो देखिए 2 अगर इसका शून्यक है तो इसका गुणनखंड होगा x माइनस 2। ये दो का ए आंसर होगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। और अब हम इसको इस पेज में हमारा खत्म है, चलते हैं पेज नंबर 5 पे। ठीक है? आइए पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ है। इसको देखते हैं इसका आंसर क्या बन रहा है। क्वेश्चन है यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा हमें बताना है। क्लियर दिख रहा है? तो अल्फा इंटू बीटा हमें बताना है। तो जरा इसको देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, है ना? देखिए अब क्लियर दिख रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन में 3 है कि क्वेश्चन में देखिए ये हमारा बहुपद ये है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू बीटा जो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, दो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों सी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस बी बाय ए। तो हमें ये चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी का वैल्यू यहां पर बी है तो बी होगा और ए का मान सी है तो बी बाई सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही आंसर होगा। ठीक है क्या? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, आइए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अब बताइए इसमें द्विघात समीकरण चुनना है। बहुत ही सारा क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस का क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है ये आपको बताना है। तो अगर हम यहां देखें तो इसमें x का पावर 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, अगर हम यहां देखते हैं तो एक बार बच्चों देखिए यहां अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, कौन नहीं है उसको हम थोड़ा छाट लेते हैं, ये तो बहुपद है ही नहीं तो इसको भी छाट दीजिए। यहां देखिए यहां अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, लेकिन ये इधर भी 4x स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर इसका होगा बी, 4 का आंसर होगा बी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 4 ये पेज हमारा खत्म। चलिए नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है चलिए क्लियर दिख रहा है? ठीक, नहीं कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, आइए इसमें देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर पूछा कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है
तो यहां पर x का पावर 3 है तो ये नहीं है, ये हमारा द्विघात समीकरण है नहीं पूछ रहा है, तो हमारा आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 का बी। ठीक है, चलिए कौन सा नहीं है ये हमें पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है द्विघात समीकरण। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसमें मिस्टेक हो गया। ये भी द्विघात समीकरण, अगर इसको करेंगे हम तो इधर एक्स क्यूब आएगा और इधर भी एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, इसको देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ये है √2x, यहां करेंगे तो ये इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ हो रहा है नहीं, √2x स्क्वायर और दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बच्चों बचेगा ही नहीं एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर बचेगा नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं में हमारा डी आएगा। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण ये भी है तो ये है, तो आंसर नहीं होगा। ये द्विघात समीकरण है तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी द्विघात समीकरण है तो ये आंसर नहीं होगा, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं हमको चुनना है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करते हैं अगला, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, 6 आपको दिख रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक निकालना है। विवेचक का मतलब क्या होता है, d का मान। d का मान आप सभी जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, 4ac। b का मान क्या है, -7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 6, तो बच्चों क्या होगा 48, यानी 1 हो जाएगा। विवेचक का वैल्यू कितना होगा, a, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 7 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है, यानी which of the following points lies on the graph of x बराबर 2। तो जब x बराबर 2 का हम ग्राफ निकालेंगे बच्चों, तो x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 पेज था, क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं तो आपको क्लियर दिखने लगेगा। दिख रहा है क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि p+1 2p+1 और 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान पूछ रहा है। कह रहा है कि ये जो है p+1 2p+1 और 4p-1 समांतर श्रेणी में है, तो हमें p का मान बताना है। तो जब समांतर श्रेणी में हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में होता है, तो क्या करते हैं हम, यानी दूसरा पद में से तीसरा पद और तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो बराबर आना चाहिए, यानी d का वैल्यू हम दो जगह से निकाल लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर d का मान निकालेंगे तो 2p माइनस p+1 होगा, तो 1 से 1 इसमें से जब इसको घटाएंगे बच्चों तो 1 से 1 कट जाएगा, 2p में से बचेगा p। ठीक, और बराबर जब यहां कैंसिल करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए मुझे घटाना पड़ेगा 4p-1 में से मुझे घटाना पड़ेगा 2p+1, तो यानी ये हो जाएगा आपका 4p में से 2p जाएगा तो क्या बचेगा 2p, और ये -1 हो जाएगा -2। तो यहां से हम देख रहे हैं p बराबर हो जाएगा 2p-2। ठीक, 2p को इधर ले आएंगे तो ये -p बराबर हो जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, p का वैल्यू क्या आ गया 2, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, b। 8 का आंसर आ जाएगा b। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 9 में समांतर श्रेणी 1 5 9 का सारवंतर, 1 5 9 का सारवंतर बताना है। सारवंतर का मतलब क्या होता है बच्चों, d का वैल्यू 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना 4, या चाहे 9 में से 5 घटाएंगे तो भी 4, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन
सिलेबस में डाला गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 होगा, यानी कौन सा पद 38 होगा, एन का वैल्यू मुझे पता करना है। तो हम इसमें मान के चलेंगे कि एनवा पद 38 होगा। क्या मान के चलेंगे, एनवा पद 38 होगा। तो जैसे ही हम वैल्यू निकालेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या लिखेंगे 38। ए का मान यहां से हम क्या डालेंगे 5 प्लस एन का मान एन रहने देंगे और डी का मान हम देख रहे हैं क्या होगा 3। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 11 में से 8 घटाएंगे 3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 38। अब हम देख रहे हैं कि यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये 5 इधर जाकर घटेगा, यानी n माइनस 1 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 33। 33 हो गया, 3 से कट जाएगा 11, तो n का मान हो जाएगा 12। आंसर हमारा हो जाएगा सी। 10 का क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या 11 में, दो गोलों के आयतन का अनुपात दिया है 64:125 आयतन का अनुपात, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जब आयतन का 64:125 है तो भुजा का 4 अनुपात क्या होगा 5, और क्षेत्रफल का पूछ रहा है तो 16 अनुपात क्या होगा 25, इसी का स्क्वायर कर देना है 16। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमको जाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक, आइए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। दिख रहा है क्लियर, चलिए ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात 6:7 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई कांस्टेंट है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, केवल आर स्क्वायर एच से मतलब है। तो त्रिज्या, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है, तो देखिए त्रिज्या का होता है स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। ठीक, और ऊंचाई केवल एच होता है, तो ऊंचाई को यहां रखेंगे 6 और यहां पर रखेंगे 7, और इसका हम निकाल देंगे अनुपात। तो अनुपात निकालेंगे तो जो काटने वाला होगा काटेंगे, नहीं काटने वाला होगा नहीं कटेगा। तो 16 96 नहीं कट रहा है, दोनों में कुछ भी कटने वाला नहीं है, और 96 अनुपात 175, यानी 12 का आंसर बनेगा बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इजी है। क्या है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 13 का आंसर सी, 13 का आंसर सी। बढ़िए आगे, बहुत इजी जी क्वेश्चन है दिया हुआ है बिहार बोर्ड ने, क्या बात है, बच्चों का तो एकदम माला माल है, क्या दिक्कत है। चलिए 14 में, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई पूछ रहा है। क्या बात है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई पूछ रहा है, और वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ जानते हैं बच्चों क्या होता है, पाई आर एल। एल का वैल्यू आपको बताना है, और वैल्यू दिया है 880। पाई का मान आप जानते हैं 22 बटा क्या होता है 7। आर का वैल्यू कितना है 14। एल का वैल्यू हमको चाहिए, आगे में 880 है, 22 से काटेंगे, 22 चौका 88, 40 और बच कटेगा 7 से, 7 दूनी 14 और 20 दूनी क्या हो जाएगा 40। 7 से 7 यही कट गया। एल का वैल्यू कितना आया बच्चों 20, तो बी नंबर हमारा आंसर सही है 14 का। क्लियर, ठीक आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ओ पेज चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, चलिए बताइए, क्लियर दिखा, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 है तो इसके कोर की लंबाई क्या हो। घन का विकर्ण दिया हो और इसके कोर की लंबाई, यानी कोर की लंबाई का मतलब हुआ भुजा की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है नहीं, भुजा का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, तो सीधा 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप जानते हैं कि घन का विकर्ण जो होता है बच्चों √3a होता है। घन का विकर्ण √3 है, और √3 यहाँ का a का वैल्यू यहाँ √3 है, √3 से √3 कट जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, ये 2 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
आइए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक 16 की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन 16 कह रहा है कि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर, किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले से कुल पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए किसी घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। अब देखिए जब ये किनारा को दोगुना करेगा, यानी जो भुजा है a को दोगुना करेगा, एक जगह 2a कर देगा, तो 2a करेगा तो इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा मतलब 4a², सीधे हो जाएगा 4 गुना। कितना गुना बढ़ेगा, दोगुना करने पर कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट पेज में, ठीक 17 पे आ जाइए। 17, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर। चलिए 17 में किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उस त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। क्या कह दिया कि किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठ। तो देखिए गोला का कुल पृष्ठ होता है 4πr², और जो अर्धगोला है वो भी उसी त्रिज्या का है, तो इसका मतलब त्रिज्या सेम है। तो त्रिज्या सेम है तो इसका अर्धगोला का कुल पृष्ठ होता है 3πr²। πr² से πr² कट गया, 4 अनुपात क्या बनेगा, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा होगा आपका स्क्रीन पे, देखिए क्या है। 18 में है यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या बताना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है बच्चों 2πr², इसका वैल्यू 1232 है, तो हमको उसकी त्रिज्या चाहिए, तो r का वैल्यू चाहिए। तो आप इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 616 है नहीं। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7, यानी पाई की जगह आप क्या रख सकते हैं, पाई की जगह आप रख सकते हैं 22/7। अब इसको काटिए, 2 से 11 दूनी 22, 2 से फिर कटेगा 2 तिया 6, 1 2 तिया 6, ठीक। अब इसको देखिए, अब इसको हम काटने के लिए, कटेगा ही नहीं मेरे ख्याल से, 11 से कटेगा क्या, 11 दूनी 22, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। चलिए तो नहीं कटेगा तो हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसकी त्रिज्या हमें चाहिए, तो अब इसका वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। और वर्गमूल निकालने के लिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, क्योंकि दशमलव में आंसर जा नहीं रहा है बच्चों। किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला है तो उसका वक्र पृष्ठ दिया है, तो उसकी त्रिज्या चाहिए, ठीक है। तो त्रिज्या चाहिए, तो 1 मिनट, 2πr²। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, क्वेश्चन बहुत आसान है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो। किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, गोला है अर्धगोला का 2πr², ठीक है। ये चीज 2π का मतलब 22/7 और r² है, बराबर में कितना दिया है, 1232, ठीक। अब देखिए इसको काट लेते हैं पहले हम, 2 से 11 दूनी 22, 2 से 6 के 12, 2 का 2 616, ठीक। अब फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 से इसको काटेंगे 2 तिया 6, और इसके बाद 0 और 2 8 16, 308 हो गया, ठीक। हाँ अब कट रहा है, देख रहे मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक हुआ था ना, वही तो हम कह रहे हैं। अब 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 सॉरी 28 आया। तो r² का वैल्यू जो हो रहा है वो 28 गुना क्या हो रहा है, 7। तो जब r का वैल्यू हम निकालेंगे बच्चों, तो r यहां से हो जाएगा √28 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 7 और गुना 7। देखो 7 का जोड़ा बन गया और 4 का 2 बाहर निकलेगा, 2 गुना 7, क्या आंसर आएगा, 14। इसका आंसर हमारा हो गया कितना, बी नंबर, 14 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 सॉरी 19 क्वेश्चन नंबर, देखिए फटाफट जल्दी जल्दी। यदि cos थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, तो sin² थीटा प्लस sin4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो इसका वैल्यू 1 ही होता है, क्या होगा, इसका 1 ही होगा। बच्चों इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो उसका देखो कैसे आता है, मैं जरा से इसको देख लेता हूं। ये बच्चों बहुत कम बच्चों ने किया होगा, क्योंकि थोड़ा सा नया क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको कर देता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है,
cos थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों यहां से आप निकालिए cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, दिख रहा है। अब देखिए तो जो cos थीटा है ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या कह देंगे sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया cos थीटा, हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं cos थीटा, यहां से sin स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा हो गया तो cos थीटा रखिए प्लस। अब देखो जब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है तो sin 4 थीटा यानी इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो sin 4 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां पर sin 4 थीटा की जगह हम क्या वैल्यू रख देंगे, यहां पर sin 4 थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा। देखो और जो देख रहे हो जो दिया था उसी का मान पूछ लिया, कितना मजे का बात है क्वेश्चन में। देखो फिर से हमको वही आ गया cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। अभी बताया ना ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर है कि नहीं आया, समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। पेज नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 20। क्लियर है, दिख रहा है। चलिए आइए 20 का देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, नीचे में कॉस स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर को हम ऊपर में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या हमारा आएगा टेन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, बता। तो देखो इसका अशांत होगा क्योंकि 2 3 है। शांत होने के लिए नीचे में क्या चाहिए, केवल 2 और 5, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आइए क्वेश्चन नंबर 22 इसमें कह रहा है कि 2n और 5n के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है, इस रूप में लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 505 को बट्टा में क्या लिख सकते हैं, 1 पर 1 2 3 0 लिख देंगे। क्योंकि देख रहे हैं 3 अंक के बाद दशमलव है, इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 101, नीचे में क्या जाएगा बच्चों 200। अब 200 आ गया तो इस 200 को हम तोड़ देंगे, तो 200 को हम लिख सकते हैं। तो देखिए गुणनखंड कर लेते हैं, ऐसे करेंगे 2 से 100, 2 से क्या करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर लिखेंगे 5 गुना 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 101 बट्टा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 101 बट्टा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। कहां पर है, कहीं पर, यह है ना डी नंबर में, ये हमारा आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 23 इसको देखते हैं जरा। ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा। चलिए आइए देखिए 23 में क्या कहता है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान है 4, क्यू का मान है 5 और आर का मान है 1, तो ए का मान बताना है। क्या बात है, यहाँ 4 रखो यहाँ 5 रखो, 20 और आर का मान 21। ये भी कोई क्वेश्चन है, कोई बच्चा कर सकता। पता नहीं बिहार में बच्चे का क्या मजा आ रहा है, बच्चे भी सोचा हुआ क्या पढ़ा था। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, बहुपद इतना के शून्य 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्य पूछा जा रहा है। बताओ इसमें क्या रखने से शून्य बना देगा, सीधा करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा वैल्यू रखेंगे कि इसको 0 बना देगा। तो देख लेते हैं एक बार, आप लोगों का मन है तो देख ही लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूजन हो। देखिए 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 2 माइनस 4 माइनस 6, यानी 1 रखने से 0 नहीं होगा। तो 1 रखने से 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ -1 रख करके देखते हैं, जब -1 रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो 2 ही हो जाएगा। अब -1 यहाँ रखेंगे तो +4 और -6, तो ये एक काम किया। ठीक है, ये इससे काम हो गया। 3 को रख देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 -4 तिया 12 -6, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये लो, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है कि बहुपद
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक दिख रहा है क्वेश्चन आपको। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात बताना। देखो तो जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3 और 2 का गुना होगा, घात क्या बनेगा 5, और जो मैक्सिमम पावर होता है वही घात होता है। कितना मजे का बात, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, तो बच्चा ने बहुत, इसलिए बच्चे इतने खुश थे कि कितना आसान, क्या बात। 26 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बताइए कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए ये तो बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। कौन बहुपद नहीं है, तो डी नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 है, यानी कहता है इसमें से किसका जो शून्यक होगा वो 2 -2 होगा। तो देखिए x की जगह मान रखे, देखिए जो 0 बनाएगा वही होगा, तो यहां पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 -4 0, -2 रखेंगे फिर भी, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आइए क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर है, दिख रहा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यदि बहुपद टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, बच्चों अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a। तो -b का वैल्यू यहां पर डालेंगे तो क्या होगा -7, a का मान 1, -7, सी नंबर आंसर, ठीक। चलिए सी नंबर सही है, आगे बढ़ते। 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसका आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होगा। देखिए sin 30 डिग्री क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/2 प्लस cos 30 √3/2, ठीक। इसको ऐड करना और इधर माइनस करना है हमको। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। मतलब देखिए जो यहां वो यहां बराबर से बराबर घटेगा, क्या आंसर आएगा 0, यानी हमारा आंसर जो बनेगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका 0 आंसर, ठीक। चलिए क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है, इसको देखिए जरा। 30 क्या यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक -4 है तो k का मान पूछ रहा है। फिर वही बात, जब ये जैसे ही एक शून्यक -4 दिया, इसका मतलब है कि इसमें हम x की जगह अगर -4 रखेंगे तो इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा। तो जैसे ही शून्य हो जाएगा तो मान रख के चेक कर लेते हैं, k का मान हमारा निकल जाएगा। आइए यहां पर रख लीजिए -4x की जगह, तो k -1 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, -4 और k और +1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां करेंगे 16k -16 -4k +1 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो 16k में से 4k जाएगा तो क्या बचेगा 12k, और 16 एक 17, 17 उधर जाएगा, नहीं -16 एक है तो हो जाएगा -15, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों -15 हो जाएगा +15, तो k का वैल्यू क्या होगा 15/12, 3 पंचे 15, 3 चौका 12, 5/4 कहां है भाई ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, क्या बात है। बिहार बोर्ड एक भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं है, मजा आ गया होगा बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, sin 90 - a क्या होता है cos a। अगला पेज में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे है, देखिए बच्चों इसका आंसर देखिए, फटाफट कीजिए स्पीड में। 32 यदि अल्फा बराबर बीटा और 60 डिग्री है तो cos अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है। देखिए क्या अल्फा का मान भी और बीटा दोनों का मान 60 है, तो यहां डालेंगे जब 60, तो 60 - 60 क्या होता है 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। चलिए 33 में देखिए, 33 में यदि थीटा का मान 45 है तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछ रहा है। थीटा का मान 45 और साइन थीटा क्या होता है बच्चों 1/√2, और ये भी 1/√2। जब दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा √2, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा √2, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 34 आपके बोर्ड पे है, आइए देखिए क्या है, यदि a बराबर 30 डिग्री है तो 2tan(a/1 - tan स्क्वायर पूछ रहा है। तो a वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, a का वैल्यू, तो 2 गुना tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक। और 1 माइनस फिर से
10 स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा 1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 बट्टा में हमारा हो जाएगा 3 2 2/3। ठीक, हम देख रहे हैं 2 से 2 कटेगा और इसका जाएगा √3 और √3 का वैल्यू होता है 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, 34 का ऑप्शन बी। क्लियर, 34 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 34 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 ये आया। 35 आपके स्क्रीन पे सही दिख रहा होगा, क्लियर है बच्चों? क्लियर दिख रहा है क्या? ठीक, चलिए अब देखिए 35 में यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो देखिए tan जो होता है p का मान, नीचे में b का मान, h का मान यहाँ पर क्या आएगा 13 और sin थीटा मान क्या होता है, sin थीटा का मान p/h। sin थीटा का होता है लंबटा कर्म p/h, तो p का मान यहाँ पर क्या है 12/13 बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आइए 36 में ये देखिए cos 59 असाइन 31, एक इसका आंसर 1। क्लियर, चलिए बनाने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे इतने होशियार है कि फटाफट सॉल्व कर दिए होंगे। क्या हमसे ज्यादा फास्ट बच्चों ने किया होगा। 37 tan 25 और tan 65 बराबर साइन ए, तो ए का मान देखिए तो tan 25 tan 65 इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और साइन बराबर आ गया साइन ए का मान कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। क्लियर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, आइए 38 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 38 कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर x तो tan थीटा का मान पूछ रहा है। यानी cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे tan थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए cos थीटा का मान x है तो sin थीटा हम निकाल लेते हैं। sin थीटा का मान हो जाएगा √1 - x²। ये sin थीटा और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू हो गया √1 - x² और cos थीटा का वैल्यू हो गया x। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हमारा आंसर इसका। ठीक, चलिए अगला 39 में आ जाइए। 39 क्वेश्चन नंबर 39 क्या 1 - cos 4 थीटा। 1 माइनस क्या आ गया हमारा cos 4 थीटा। कोई बात नहीं बच्चों, ये भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं। 1 की जगह हम रख देते हैं क्या, 1 की जगह रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 की जगह, और माइनस कॉस 4 थीटा तो है ही, कॉस 4 थीटा तो है ही। अब देखिए अब इसको अगर हम करेंगे तो एक मिनट, कॉमन कौन सा लेना पड़ेगा। अगर हम यहां करेंगे तो बच्चों हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। तो ये तो हमारा होगा नहीं। यहाँ अगर यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, तो ये हमारा होगा नहीं। ठीक, अगर यहां करते हैं तो एक मिनट साइन स्क्वायर थीटा, और यही होगा मेरे ख्याल से, और हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं तो ये भी नहीं होगा। ठीक, यहां देख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन 4 थीटा, तो ये भी नहीं होगा। यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां हो जाएगा प्लस साइन 4 थीटा। ठीक, तो फाइनली इसका आंसर कौन सा होगा, ये बात है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। अगर मैं एक की जगह रखा तो यहां देखिए cos 4 थीटा, नहीं यहां अगर हम कॉमन ले लेते हैं, मान के चलो साइन स्क्वायर थीटा है, यहां से अगर हम प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा कोई है? हाँ है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा
बी। क्लियर है? चलिए, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। चलिए, बी हो गया 39 का, ठीक, 39 का बी हो गया। 40 को थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, 40 का है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है। बच्चों, जब y अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उस पर x का मान क्या होता है, 0, यानी 40 का आंसर हमारा हो जाएगा, है नहीं, 40 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कहां से होगा, y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो x का मान 0 और y का मान कुछ होना चाहिए। तो x का मान 0 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहां अगर देखें C में, तो बिंदु अगर y अक्ष पर है तो x का मान 0 रूप, और ये C हो सकता है, C क्यों नहीं हो सकता है, C 40 का है नहीं, 40 का हमारा C हो सकता है भाई। y अक्ष पर अगर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है, तो अगर कोई y एक्सिस पर है तो वो x का मान 0 होगा और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हाँ ये है कि अगर x को हम x का मान के चलते हैं तो फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू कुछ भी मान के चलते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी मानते हैं, तो y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0, y का मान यही होगा। x का मान ये नहीं है कि x का मान 2 3 कोई फिक्स नहीं है, x का मान कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, तो C आंसर हम मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा भी हो, या कोई आदमी इसको D भी किसी ने किया होगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी हो आगे देखा जाएगा 40 का, लेकिन C भी संभव है। चलिए 41 बात करते हैं, 41 का क्वेश्चन नंबर 41। आइए 41 में क्या है कि वर्ग अंतराल 2 5 5 8 के वर्गों की लंबाई, देखिए तो 2 से 5 है, 5 से 8 है, 3 3 है, तो वर्ग का लंबाई कितना हुआ 3, 41 का हो जाएगा बी। क्लियर है, दिख रहा है। चलिए आइए 42 क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्या है, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखिए 4 लगातार विषम संख्या का माध्य, लगातार कौन सी संख्या है, विषम संख्या, और माध्य है उसका 6, तो 6 है सम, 6 से पहले कौन होता है विषम, 5, 5 से पहले विषम क्या होता है 3, 3 5 6 7, और इसके बाद विषम संख्या क्या होता है 9। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा होगा 9। क्लियर है। चलिए आइए, सबसे बड़ी हो जाएगा 9। 43 देखिए, प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम 6 यानी 6 गो सम प्राकृत संख्या लेना है, तो सम लेंगे प्रथम 6 तो 2 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 4 6 8 10 12 हो गया, 6 1 2 3 4 5 हो गया, और सबको जोड़ना है और 6 से क्या लगा देना है भाग, इसका माध्य निकालना है। तो 2 इधर है 2 इधर है, दोनों को जोड़ लेते हैं, 814 में 2 से भाग लगा देते हैं तो 7 आंसर हमारा, ठीक। 43 का क्या हो जाएगा सी, 43 का आंसर होगा हमारा सी। आई 44 में, ये इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 प्लस क्या है बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। 44 का आंसर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं 19 में, 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, इसका मुझे बताना है बहुलक। बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आया है, तो सबसे अधिक बार 1 2 3 5 आया है, 3 बार और कोई 3 बार नहीं है, तो 45 का आंसर ए, ठीक। आ जाइए 46 में, 46 नंबर क्वेश्चन, पीई का मान इतना है, पीई का मान क्या है, पीई का मान 0.02 है, तो पीई डैश का मान चाहिए, पी नॉट का मान, तो 1 में से घटा दीजिए 0.02, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 0.98। 46 का आ गया सी, ठीक है, 46 का सी। आइए 47 की बात करते हैं, आपके स्क्रीन पे है 47, क्या है
यदि दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की क्या प्रायिकता है? शून्य। दो पासा को, पासा पर तो शून्य होता नहीं है, तो दोनों पासा पर शून्य आने की प्रायिकता है नहीं। तो देखिए, जब दोनों पर एक एक आएगा तब दोनों का अंतर शून्य होगा, जब दो दो आएगा तब, जब तीन तीन, तो ऐसी घटना होता है चार चार, पांच पांच और छह छह। कितना बार होगा? एक दो तीन चार पांच छह, छह बार हो सकता है। और टोटल होगा 36। छह छह गुना करेंगे 1/6, यानी ऑप्शन नंबर बी 47 का जो हम देख रहे हैं वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाइए। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए 48 में क्या है कि दो सिक्कों के उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? तो दोनों पर शीर्ष आने की, दो सिक्का को उछालेंगे तो टोटल हमारी घटनाएं 4 हो सकती है, और दो सिक्कों के उछाल में दोनों पर शीर्ष यानी दोनों पर हेड आने की प्रायिकता एक बार ही दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर से, और टोटल होगा 4, 1/4 सी होगा। 48 का भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या है 49 क्वेश्चन है, एक वर्ष में एक महीना या दिवसा चुना जाता है तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए एक वर्ष में होता कितना है? 12 महीना। 12 महीना होता है वर्ष में, एक महीना या दिवसा चुना जाता है वर्ष में। 12 महीना में से एक महीना को चुनना है, तो जून या सितंबर, तो जून भी एक बार होगा और सितंबर भी उसमें कितनी बार आता है? 12 महीना में जून भी एक बार और सितंबर भी एक बार, तो इसका मतलब 2 2 छक्के 12 क्या आएगा? 1/6। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी। 49 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जून या सितंबर होने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं, पेज 21, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, चलो जूम कर दे ताकि आपको बढ़िया से दिखे। आइए देखिए क्या है 50 में कि एक पासा की फेंक में, एक पासा को हम फेंकते हैं, 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है? तो 4 5 यानी 2 में से कोई एक भी आ सकता है, टोटल है 6, 2 या 6, क्या बनेगा? 1/3। 4 या 5 आने की, या तो 4 आए या 5 आए, तो 50 का आंसर हमारा हो जाएगा क्या? बी, 4 या 5 आने की प्रायिकता। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 51 में आइए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है? बताइए किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है? तो देख लेते हैं। 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 और 7 या 21, इसमें 3 काम कर गया। -10 रखेंगे तो 100, हाँ इसमें ए का होगा, यानी 51 का आंसर हो गया आपका ए। ठीक, 51 ए। 52 हमारा अगले पेज में है। चलिए भाई 52 की बात कर लेते हैं। चल ठीक है, दिख रहा 52। देखिए किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल -2 है, तो वह द्विघात बहुपद कौन सा है? तो फॉर्मूला आप जानते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लास्ट में -2 आना चाहिए और 3 आना चाहिए, माइनस क्या है? ये होगा, ये हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 52 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 52 ए। 53 का बताइए। 53 में क्या होगा? यदि px बराबर इतना है तो qx बराबर x + 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा? तो देखिए यहां पर घात 1 है, यहां पर घात 4 है, तो जो भागफल होगा उसका घात जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3, यानी घात 1 से भाग देंगे 4 में, तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 से भाग देना पड़ेगा, घात 3 होगा। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। आइए 54 देखते हैं। 54 में देखिए क्या है, x + 2y + z + 3 = 0 इतना के कितने हल होंगे? इसमें हल निकालना है, हम निकाल के देखते हैं। a1 का मान यहाँ पर क्या है? 1/3, और यहाँ पे देखते हैं तो 1/3 बराबर हो गया, और 1/3 बराबर हो गया।
यानी A1 बराबर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब तीनों बराबर हो गया तो इसका मतलब है इसके हल कितने होंगे, अनगिनत हल होंगे, समपाती होगी रेखाएं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 54 हो गया, 55 पे, पेज नंबर 23, 55। एक मिनट बच्चों आ जाइए, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आइए 55 में क्या है, दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होती है, इनमें से कोई नहीं। समांतर जब होता है तो उसके हलों की संख्या क्या होती है, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो 0 हल होते हैं, यानी इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। आइए 56 में आइए, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना है, तो ये क्या होगा, संगत होगा या असंगत होगा, ये बताना है, ठीक। तो हम देख रहे हैं 5/7 और -4/6 ये बराबर नहीं है, एक हल होगा, संगत कहलाएगा। अगर हल संभव है तो वो संगत की श्रेणी में चला जाएगा, ठीक। आगे आइए 57, क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। 57 को जरा देखिए क्या है। विषय में यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों चाहिए हमको, क्योंकि हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, यानी माइनस बी हो जाएगा +5, क्योंकि माइनस बी का मान -5 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा -b बटा ए 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, तो ये हो जाता है 2/3 यानी 4/3, यानी ये देख रहे हैं हम कि हो जाएगा 25/9, इधर घटाएंगे तो 4/3, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 12, 25 में से 12 जाएगा तो क्या होगा 13/9, 13/9, ये ऑप्शन नंबर ए, 57 का ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलिए 57 का ऑप्शन नंबर ए हमारा है। आगे बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट पेज में 57, हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 58, इसको जरा देख लेते हैं क्या होगा। 58 में यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -7x -p बराबर 0, क्या दिया है 2x स्क्वायर -7x -p बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान बताना है। बस क्या कुछ नहीं करना है, मूल 2 दिया है तो x की जगह 2 रख देना, 2 दूनी 4, दूनी क्या जाएगा 8 -7x, सॉरी यहां भी देना पड़ेगा मान, वो एक मिनट करना क्या पड़ेगा, देखिए 2 में डालेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 डालेंगे तो -14 बराबर हो जाएगा p, यहाँ हो जाएगा -6, यानी ऑप्शन नंबर सी 58 का क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 59 में आओ, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, देखिए 59 यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -x बराबर 6 0 का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल निकालना है। तो दूसरा मूल हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें x प्लस 3/2 से क्या करना पड़ेगा, हमको भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। x प्लस 3/2 से इसमें भाग लगा दीजिएगा, और आगे जो आएगा भागफल उसको 0 के बराबर कर देना है। क्या कर देना है, x प्लस 3/2 से आपको भाग लगाना है, जो आएगा उसको 0 के बराबर, भागफल जो आएगा उसको 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 59 का, ये हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। इसका दूसरा मूल पूछ रहा है, देखिए 2 रख के देखिए 0 बनाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 -6, ठीक है एकदम बना रहा है, देखिए -2 -6 -8 8 0, तो यही हमारा आंसर है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। चलिए अगला पेज 59 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 60, ये 60 को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूल की प्रकृति बताने के लिए हमको क्या करना होगा,
मूल की प्रकृति बताने के लिए हमको डी का मान निकालना पड़ेगा। तो डी निकालेंगे तो -6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 36, बी स्क्वायर 4ac, तो 4 दूनी 8 त्रिक 24, 36 में 24 जाएगा 12। मूल वास्तविक एवं असमान होगा, 60 का होगा आंसर ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 60 का ए हो जाएगा। चलिए 61 आ जाइए, 61 का देखते हैं क्या होगा। 61 आपके बोर्ड पर है। 61 में किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA 8 सेंटीमीटर है तो PB भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर, यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है समान होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। ये है आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या है 62। यदि P एवं PB किसी बाह्य बिंदु से P केंद्र O वाले खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं, चलिए एक वृत्त बना लीजिए, एक यहां से बाह्य बिंदु है, यहां से हम PA और PB बना लेते हैं और ये वृत्त का केंद्र है A, तो यहां पर अगर मिलाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक, क्या दिया है एंगल APB 80 डिग्री है। तो बाह्य बिंदु P से PA और PB क्या दिया है PAPB ये 80 डिग्री है। तो हमको एंगल POA पूछा जा रहा है, तो इधर होगा 100 का आधा होता है 50, तो क्या आंसर होगा 50 डिग्री। ठीक है, 62 का आंसर क्या हो जाएगा बी, 62 का हो जाएगा बी। चलिए अगला पेज 63 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 63 को जरा सा देख लेते। ठीक, इजी है ये भी क्वेश्चन, देखने से लग रहा है कि एक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का 90 डिग्री का, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन 64 इजी है, देखिए क्या है दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 9:16। 64 का आंसर सी। बढ़ते हैं आगे, पेज खत्म हो गया। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे है, क्या है क्वेश्चन नंबर 65। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए, कुछ नहीं करना है। पाई क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, बस इतना है। पाई का मान आप डाल दीजिए, जो मान होता है 22/7। आर का मान दिया है 42 सेंटीमीटर, तो 42 गुना 42, और थीटा का मान कितना है 30/360 डिग्री। यहाँ पे काट लीजिए, 0 से 0, 3 से कटेगा 12, 7 6 42, 6 दूनी 12, 2 से 11 दूनी 22। आंसर होगा हमारा 2 4 2 6 462। ऑप्शन नंबर सी 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है 65। ठीक, चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 66। 66 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है दो वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात। देखिए जो अनुपात परिधि का होता है वही होता है त्रिज्या का, तो 5:7 ही रहेगा। जो अनुपात त्रिज्या का होता है वही अनुपात परिधि का भी होता है, समान होता है। ठीक है, आगे बढ़िए 67 है। देखिए यहां पर 7 कॉमन ले लेंगे और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो क्या बचेगा 7 गुना 1 बराबर क्या होगा 7। तो ऑप्शन नंबर क्या बचेगा बी। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए। 68 कह रहा है कि यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, तो इसका मान हमको चाहिए। ठीक है, x का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू भी दिया हुआ, तो आप मान यहां डाल दीजिए। यहां जब डालेंगे x का, तो यहां से हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां डालेंगे y का मान, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, दोनों में हमको कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 69 नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 69 है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री, यानी ऐसे, ये मान लीजिए मीनार है, यहां से इतना दूरी पर, कितना दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण 60 डिग्री शीर्ष का, तो मीनार की ऊंचाई बताना। तो बताइए, ये ऊंचाई है मीनार का, इसके चाहिए टेन 60 डिग्री लगा देंगे। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, और टेन 60 का मान हो जाएगा, अगर यहाँ ए बी सी कर देते हैं, अगर ए बी मीनार है तो ए बी मीनार की ऊंचाई बट्टा 10, 10 √3, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 69 का आंसर हो गया बी। चलिए बी। 70 में आओ, क्वेश्चन नंबर 70, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग की जो ऊंचाई है बच्चों, ये मान लीजिए पतंग की ऊंचाई है 30 मीटर ऊंचाई पर, और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण है। तो जो डोर है वो पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण पर है, और पतंग पृथ्वी से 30, पृथ्वी की जो इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर दिया हुआ है। यहाँ ए दे देते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी। तो इसकी डोर 60 डिग्री का कोण पर है, तो डोर की लंबाई चाहिए, ये लंबाई चाहिए, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है, लंब दिया तो साइन लगाना पड़ेगा। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, √3/2, ठीक है ना, और लंब बट्टा कर्ण यानी 30 बट्टा AC, ठीक है। यहां से बन जाएगा हमारा AC बट्टा, AC का वैल्यू हो जाएगा 60 बट्टा √3। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 20 √3, ये ऑप्शन नंबर सी, 70 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पेज आइए, और क्वेश्चन नंबर हमारा है 71। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पे है, ठीक। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 71 नंबर क्या है, क्वेश्चन 71 कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 और सार्वंतर D है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। देखिए पांचवा पद 11 है, मतलब A + 4D 11 है, और सार्वंतर 2 है, मतलब 4 दूनी 8, A + 8 = 11, 8 घटेगा, A का वैल्यू क्या होगा, 3, ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक। चले क्या बताए, क्या मजा है, बच्चों का तो बल्ले बल्ले, बच्चे मौज मना रहे हैं। चलो n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n + 1 है, तो इसका छठा पद क्या होगा। योग दिया हुआ है तो हम छठा पद हमें चाहिए, तो छठा पद हम कैसे निकालेंगे, निकल जाएगा, ठीक है ना। छठा पद निकल जाएगा, ए पहला पद निकालेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, दूसरा पद निकालेंगे तो डी का मान भी निकल जाएगा, और छठा पद तो आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कर लेते हैं। n पदों का योग समांतर श्रेणी का योग दिया, तो सबसे पहले हम यहाँ पर n का वैल्यू 1 डालते हैं। जब 1 डालेंगे तो 1 + 2 + 1 क्या हो जाएगा, ये 4, ये a का मान पहला पद हो गया, यानी T1। T2 निकाल लेते हैं। T2 निकालेंगे तो दो पदों का योग, जब यहाँ 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 + 4 + 1 क्या हुआ, 9। तो योग है ये जो 9 निकला वो T1 + T2 दोनों का जोड़ है 9। 9 में से 4 घटाएंगे तो दूसरा पद हो गया हमारा 5, ठीक है ना। तो देखो सार्वंतर क्या बन रहा है, 1 का, तो 4 5 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। तो छठा पद हमें निकालना है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर होगा बच्चों इनमें से कोई नहीं, 72 का डी, इनमें से कोई नहीं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 73, ये भी एपी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन श्रेणी सार्वंतर श्रेणी में है, यानी कौन एपी में है। 1 और 6 होता है 7, 7 और 2 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। x में x जोड़ेंगे, फिर x जोड़ेंगे, फिर सबका सार्वंतर जो है वह समान है, तो सी है 73 का सी। चलिए अगला पेज, ठीक है। आइए फटाफट जल्दी से इसको देखते हैं। 74 क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 समांतर श्रेणी में है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, नहीं है पूछ रहा है तो डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 75 क्वेश्चन नंबर 75, ये क्या है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल, यानी हमको निकालना है S20। सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, S20 हमको चाहिए। तो हम फॉर्मूला जानते हैं n/2 यानी 20/2 यानी 10 होगा, हम शॉर्टकट में करते हैं, इंटू 2a।
तो 2a का मतलब हो गया 2 प्लस n/2 Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी इंटू डी। तो 19 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। ये 1957 और 59 590 75 का आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 76 क्या होगा। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है बताओ। तो साइन 90 और ये तो होगा नहीं 1, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, तो इसी का वैल्यू 1 है। 76 का आ गया डी। आ जाओ आगे 77 नंबर में। ठीक, 77 आपके बोर्ड पे दिख रहा है। बताइए इसका आंसर क्या है। 77 कॉस स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है 1। 77 का आंसर होगा सी। चलिए आगे tan 30 का मतलब होता है 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। 79 में आ जाइए। 79 कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान पूछ रहा है तो 1/2 होगा। चलिए 80 क्वेश्चन नंबर 80 साइन स्क्वायर 90 और टेन स्क्वायर 90 का मान बच्चों 1, टेन 40 का मान 1, 0। कौन सा आंसर होगा डी, 80 का होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 81 ये 81 का बताइए। 81 का देखिए बिंदु 8 साइन 60 डिग्री 0 तथा 0 इंटू कॉस डिग्री के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते हैं, लगा दीजिए डिस्टेंस फार्मूला, वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू भी डाल करके आप निकाल, साइन 60 डिग्री का मान जानते ही है क्या होता है √3/2, और कॉस 60 का मान जानते ही है क्या होता है 1/2। तो यहां करेंगे तो साइन 60 का मान √3/2, 2 चौका 8, ये हो जाएगा बच्चों 4√3। ठीक, और 0, और यहां हो जाएगा 0, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 4। इसके बीच की दूरी निकालना है, तो इसके बीच की दूरी हम निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 16 48 और प्लस 16, और ये हो जाएगा रूट अंडर 6 8 6 14 64, 64 का हो जाएगा 8। 81 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, उसको थोड़ा सा ठीक है, 81 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पे है। आइए देखते हैं। यदि O 0 मूल बिंदु से हो तथा बिंदु P के निर्देशांक इतना हो x y, तो OP मूल बिंदु से दूरी √x² प्लस y² 83 y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा। y अक्ष से दूरी, किसी भी चीज का y अक्ष से दूरी x का मान होता है, तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा बिंदु इतना का दूरी 12। 83 का क्या आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला, अब हम करते हैं 84, बोर्ड पे दिख रहा होगा। आइए 84 बिंदु -6 -8 की कोटि, हमें बताना है कोटि का मान है ना। तो कोटि का मान हमारा हो जाएगा -8। भुज मतलब होता है x, कोटि मतलब होता है y, तो -8। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 85 बिंदु 3 और -4 किस पाद में स्थित होगा। तो 3 और 4 यानी x का मान प्लस और y का मान माइनस लेना है, तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थ में। ठीक है ना, ये होगा चतुर्थ। आगे बढ़िए 86 में है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में, अच्छा द्वितीय में x माइनस होता है और y प्लस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 86 का। चलिए 86 आ जाइए क्वेश्चन नंबर 87। 87 बिंदु 4 -4 और -4 को मिलाना रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। जैसे ही मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो यहां हम देख रहे हैं 0 और 0 हो जाएगा, ये 87 का बी। ठीक है ना, 87 का हो जाएगा बी। आइए 88
88 है। रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2 4 है और बिंदु ए का नियामक कितना है, तो बिंदु बी का नियामक हमसे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मध्य बिंदु दिया हुआ है 2 4 और एक का नियामक दिया है, तो 5 प्लस एक्स बट्टा 2। 5 ए का नियामक दिया है, ए बी का मध्य बिंदु भी दिया है, तो 5 प्लस एक्स बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 2। यहां से कर लेते हैं, एक्स का मान हो जाएगा -1। किसमें है एक्स का मान -1? एक ही है, तो डी हो जाएगा। 88 का आंसर डी, ठीक है ना। चलिए 35 सॉरी क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, किसी वृत्त का जो व्यास है उसका सिरों का निर्देशांक 10 -6 और -6 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बताना है। देखिए किसी वृत्त के व्यास का जो सिरा है, तो ये वृत्त है, ये व्यास है, ये केंद्र है, तो यहां दिया है और ये जो होता है वो मध्य बिंदु होता है, तो हमको क्या चाहिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु का चाहिए, तो 10 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, 4 बटा 2 क्या होता है 2, और इसको जोड़ेंगे तो वो भी 2 2 हो जाएगा, यानी 79 का हो जाएगा बी, ठीक है ना। चलिए 89 का बी। 90 में आइए, 90 में यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4 6 0 4 5 5 हो, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। केंद्र सबको जोड़ करके 3 से भाग, 5 4 9 बटा 3, तो 3 आएगा, और 6 4 10 5 15, 3 5 15, 3 5, 90 का आंसर डी, ठीक है ना। चलिए 90 का आंसर हो गया हमारा डी। चलिए आगे बढ़िए। 91 में हो गया ए का वैल्यू बी सी, क्या वैल्यू दिया है किसी त्रिभुज से, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मुझे चाहिए। तो फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला से बैठा के इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये लंबा है थोड़ा सा, आप कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा बी। 91 का बी हमने किया था, आप मिला मैच कर लेंगे, ठीक है। आगे आइए, ये 92 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। 92 10 10 10 30 23 10 80 10 100। देखिए 10 10 और 10 80 एक, और ये दोनों एक, तो फाइनल आंसर 1। 92 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। कितना आंसर होगा 92 का बी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। 92 का बी। 93 अजय 93 पर क्या है। 93 में यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 100 और 144 है, तो उनकी संगत भुजा चाहिए। तो क्षेत्रफल का है और भुजा चाहिए कुछ नहीं 10:12, सीधा वर्गमूल निकाल दीजिए, हो गया, और कुछ ज्यादा करना नहीं है। 94 में आ जाइए। 94 में किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो उसे हम कहते हैं छेदक रेखा। 94 का आंसर क्या होगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर एक मिनट क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या है। 95 में है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 4:9 में है। क्षेत्रफल का पूछ रहा है तो 16:81। 95 का हो जाएगा बी, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 96 में आइए। 96 त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ का बीसी बराबर 3 तो ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर हो तो डीईएफ का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। एबीसी डीईएफ के है और बीसी 3 है और ईएफ 4 है, तो ठीक है 3/4, और इसका क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 54, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, डीईएफ का, ठीक है ना, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यानी ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, है नहीं, या ऐसे कर सकते हैं, रूट अंडर नहीं करके ऐसे कर सकते हैं, इजी पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9 और 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16, ठीक। और एबीसी का क्षेत्रफल है 54 और इसका मान लेते हैं क्षेत्रफल है। अब यहां से निकाल लेंगे 9 6 के 54, 16 6 कितना होता है 96, तो आंसर होगा 96। 96 का आंसर 96, वाह क्या बात है, 96 का आंसर 96। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिल्कुल सही बात, मजा आ गया। 97
चलिए, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, बीसी 13 है, ए बी 12 है, एसी का मान देखिए। एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसे ऐसे, ए है 90 डिग्री, यहाँ पर ए होगा और यहाँ बी दे दीजिए, यहाँ सी दे दीजिए, बी सी दे दिया 13, ए बी दे दिया 12, तो बी ए सी पर पाइथागोरस लगा लीजिए, कितना होगा 5, तो 5 सेंटीमीटर, 97 का सी। क्या बात है बच्चे, लास्ट पेज, और लास्ट में हम फाइनली 98 पे आ चुके हैं और बहुत जल्द ही हम सेंचुरी लगाने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को लगभग सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर दिया है। क्या बात। त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज पीक्यूआर में दिया है कि कोण डी बराबर कोण क्यू है, तो कोण आर बराबर कोण ई, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। देखिए, डी किसके बराबर है, क्यू के, और आर किसके बराबर है, ई के, तो एफ बराबर होगा पी, एफ बराबर होगा पी, ऑप्शन नंबर ए 98 का ए। क्या बात है, क्या बात है, आ जाइए 99, वाओ क्या बात है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ इस प्रकार है कि ए बी बट्टा डीई, बी सी बट्टा ईएफ और सी ए बट्टा डीएफ बराबर है, और कोण ए 40 डिग्री है, कोण बी 80 डिग्री है, तो कोण एफ का मान हमको चाहिए। तो एक तो देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज की भुजाएं जो है वो समान अनुपात में है, और ए 40 है, बी 80 है, और ए 40 एक मिनट, जितना ए होगा उतना ही डी होगा, ठीक है ना, जितना बी होगा उतना ही ई होगा। एफ का मान पूछ रहा है, तो 80 40 120, 60 बचा, 60 होगा, 99 का आंसर सी। क्या बात है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बल्ले बल्ले बच्चों ने तो गर्दा छुड़ा दिया होगा। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो दो ही होते हैं, तो 2 इसका हो जाएगा आंसर 100 का बी नंबर ऑप्शन, यानी 100 का बी। तो बच्चों हमने इस तरीका से पूरे 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी जिसको हम एमसीक्यूज भी कहते हैं, जिसको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी कहते हैं, हमने सॉल्व कर दिया है। ये हमारे पास बिहार बोर्ड का जो आज 18 तारीख की डेट में जो क्वेश्चन आया था मैथ्स का, है नहीं, तो ये फर्स्ट शिफ्ट में था, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, उसका ये हमारे पास सेट कौन सा था, ये डी का हमने सॉल्व कर दिया। यही क्वेश्चन अलग अलग सेट्स में है, तो आप मैच कर सकते हैं। ये मॉर्निंग शिफ्ट का है, ये याद रखिएगा, ये है मॉर्निंग शिफ्ट का, सुबह वाले शिफ्ट का, है नहीं, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में आया था उसका सेट डी है। तो चलिए आप मैच कर लीजिए, देख लीजिए आपने कितना सही किया। हो सकता है मिस्टेक से 1-2 गलती हो गया हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड ने बिल्कुल आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन दिया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का अच्छा ही रहा होगा, अच्छा ही आप लोगों ने किया होगा और सबको अच्छा मार्क्स आएगा, और हम ये कामना भी करते हैं, सबके लिए हम विश भी करते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है, अच्छा मार्क्स आए। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में देखने के लिए, सेशन में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन आता रहे और हमारे साथ आप जुड़े रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत।